दोस्तों, एक पल के लिए आप मान लीजिए कि एक जहाज है और उस जहाज का संबंध अपने जो सेंटर है जहां से कि उसको कमांड मिलती है, उस सेंटर से उसका संपर्क टूट जाता है। तो फिर ऐसी जहाज का क्या होगा? या फिर दूसरे शब्दों में मैं यह कहूं कि एक जहाज का संबंध अपने जमीन से टूट जाता है तो फिर क्या होगा? एक बहुत विशालकाय वृक्ष है और उस वृक्ष की जड़ें जमीन को छोड़ देती हैं। फिर उस वृक्ष का क्या होगा? उस पेड़ का क्या होगा? यकीनन ऐसी जहाज जिसका संबंध जमीन से छूट जाता है, वह जहाज या तो भटक जाएगी या तो फिर उस जहाज का विनाश हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से कितना भी विशालकाय वृक्ष क्यों न हो, यदि उसकी जड़ें जमीन को छोड़ देती हैं या फिर उसकी पकड़ जमीन से कमजोर हो जाती है तो निश्चित रूप से उस वृक्ष का जीवन समाप्त हो जाएगा। जीवन बीमा का व्यवसाय भी ऐसा ही कुछ व्यवसाय है। आप कितने भी बड़े अभिकर्ता क्यों न हो, लेकिन यदि आप जीवन बीमा के मूलभूत सिद्धांतों से अगर भटकते हैं, यदि आपका जुड़ाव आपके जमीन से हट जाता है तो निश्चित रूप से आप भी जीवन बीमा के व्यवसाय में कमजोर पड़ते चले जाएंगे। ऐसी भी संभावना है कि आप जीवन बीमा व्यवसाय से बाहर हो जाएं। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो जीवन बीमा का व्यवसाय करते हैं, बीमा कारोबार करते हैं। आप चाहे बिल्कुल नए एजेंट हों या फिर आप MDRT CUT करने वाले एजेंट क्यों न हो, आज की इस वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण बेसिक जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ताकि आप अपने व्यवसाय में सफलता की चरम सीमाओं को सदैव हासिल करते रहें। क्योंकि मार्च 2023 की समाप्ति हो चुकी है और अब अप्रैल 2024 यानी कि नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है, तो यह बिल्कुल सही समय है जब हमको यह तय करना होगा, हमें यह रणनीति बनानी होगी कि हमें अगला जो वित्तीय वर्ष है उस वित्तीय वर्ष के लिए हम अपना काम कैसे करें जिससे कि हम असीमित सफलताओं को बहुत कम समय में हासिल कर सकें। दोस्तों, किसी भी सफलता को हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें जड़ों को देखना जरूरी है, यानी हमें अपनी मूलभूत चीजों को देखना जरूरी है। हम हैं क्या, हमको करना क्या है और किस तरीके से हम अपनी सफलताओं को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो बिल्कुल बेस के ऊपर आधारित है, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो का आखिरी हिस्सा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि बिना स्किप किए हुए वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हमको यह समझना होगा कि जीवन बीमा क्या है। भारत में अधिकतम परिवारों में ऐसा देखा गया है कि परिवार का कोई एक सदस्य कमाता है और उस सदस्य के ऊपर परिवार के जो दूसरे फैमिली मेंबर होते हैं उनकी सारी आर्थिक जो व्यवस्थाएं हैं वह उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करती हैं। इसके अलावा उस परिवार की जो बड़ी बड़ी आवश्यकताएं हैं, जैसे बच्चों की शादी हो गई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो गई, बुढ़ापे की पेंशन हो गई, माता पिता की जरूरतें हो गई, उस व्यक्ति की जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं, क्या सारी चीजें उस व्यक्ति के द्वारा जो कि कमाई कर रहा है उसी के द्वारा पूरा किया जाता है। अब वह जो कमाई करने वाला व्यक्ति है, यदि उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके द्वारा यह जितनी भी जरूरतें पूरी की जा रही थी उन सभी जरूरतों को पूरा करने में परिवार के सदस्यों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर दो संभावनाएं बनती हैं। पहली संभावना यह बनती है कि जो कमाने वाला व्यक्ति है उसके जीवन काल में जो कार्य आसानी से हो रहे थे या तो वो कार्य रुक जाते हैं या उसमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, जैसे बच्चों की शिक्षा किसी अच्छे कॉलेज में चल रही थी, किसी अच्छे स्कूल में घर के जो बच्चे थे वो पढ़ रहे थे। अब परिवार का मुखिया उस परिवार में नहीं है तो यकीनन उस घर में आर्थिक समस्याएं चालू हो जाएंगी। तो पहली समस्या यह हो सकती है कि यदि वह परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है तो बहुत बड़ी संभावना होगी कि वह जो बच्चा है उसकी पढ़ाई रुक जाए। दूसरी संभावना यह हो सकती है कि यदि उस बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकती है तो निश्चित रूप से वह बच्चा किसी अच्छे स्कूल में न पढ़कर उसकी पढ़ाई किसी सामान्य विद्यालय में, किसी सरकारी विद्यालय में हो। ठीक इसी तरह से अलग अलग तरह की समस्याएं परिवार को देखनी पड़ती हैं। तो इन सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान जीवन बीमा होता है। जीवन बीमा के माध्यम से कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बीमा ले सकता है, बिटिया की शादी विवाह के लिए बीमा ले सकता है, बुढ़ापे में पेंशन के लिए ले सकता है। तो इस तरह की तमाम तरह की योजनाएं चलती हैं जिसके जरिए इन चीजों को प्रोटेक्ट किया जाता है। यानी जीवन बीमा वह माध्यम है, अगर मैं सामान्य भाषा में कहूं तो जीवन बीमा वह माध्यम है जिसके जरिए एक व्यक्ति अपनी जरूरतों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। अब बात आती है कि जीवन बीमा व्यवसाय क्या है, क्योंकि जब तक हम अपने व्यवसाय को नहीं समझेंगे तब तक हम यदि यह उम्मीद करते हैं कि हम अपने व्यवसाय में बहुत ज्यादा सफल हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि ऐसा होना असंभव है। लेकिन जीवन बीमा व्यवसाय को समझना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है।
जब एक व्यक्ति किसी जीवन बीमा कंपनी से जुड़कर उस कंपनी की योजनाओं को बेचता है और बीमा कंपनी की दूसरी सेवाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाता है, अपने ग्राहकों तक पहुंचाता है, तो इस प्रकार के कार्य को जीवन बीमा व्यवसाय कहा जाता है। अब बारी आती है जीवन बीमा अभिकर्ता किसे कहते हैं। तो जीवन बीमा की पॉलिसी बेचने वाले व्यक्ति को जीवन बीमा अभिकर्ता कहा जाता है। लेकिन एक अभिकर्ता का काम सिर्फ जीवन बीमा की पॉलिसी को बेचना ही नहीं होता है, बल्कि पॉलिसी की बिक्री से लेकर अंतिम भुगतान तक पॉलिसी धारक को उसके बीमा पॉलिसी में सहयोग करना का कार्य भी अभिकर्ता के द्वारा ही किया जाता है। अब यदि अभिकर्ता के शाब्दिक अर्थ को अगर आप देखिए तो अभिकर्ता यानी ऐसा व्यक्ति जो हर कार्य को अभी करे, तत्काल करे, वह अभिकर्ता कहलाता है। अब हम समझते हैं कि जीवन बीमा अभिकर्ता के मूल कार्य क्या होते हैं। अभी मैंने आपसे कहा ना कि यदि आप अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, अपने व्यवसाय में सफलता पाना चाहते हैं, नए वित्तीय वर्ष में आप बड़े लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं, तब आपको यह जानना होगा कि आपको क्या क्या कार्य करना है, किस किस चीज की ओर ध्यान देना है। आपने पिछले वर्ष 100-200 बीमा पॉलिसी की हुई है, आप MDRT कर चुके हैं, लेकिन आप क्लब मेंबर नहीं हो पा रहे हैं, यह बहुत बड़ी समस्या है। आप पॉलिसी करते जाते हैं, आपकी पॉलिसियां लैप्स होती जाती हैं। तो एक रणनीति बनाने की जरूरत है। जब तक आप रणनीति नहीं बनाएंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको यह समझना होगा कि एक जीवन बीमा अभिकर्ता के कार्य क्या होते हैं। तो जीवन बीमा व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन बीमा अभिकर्ता को मूल रूप से 3 तरह का कार्य करना पड़ता है। अब यह 3 तरह का कार्य क्या है? यदि आप हमारे सामने होते तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता और उम्मीद करता कि आपसे मुझे उत्तर मिलेगा, लेकिन अभी तो आप सिर्फ हमारी वीडियो को देख रहे हैं और मेरे सामने कोई ऐसा माध्यम नहीं है कि मैं आपसे क्वेश्चन आंसर कर सकूं। तो चलिए, उत्तर तो मुझे ही देना होगा। तो जीवन बीमा के व्यवसाय में एक अभिकर्ता को सिर्फ और सिर्फ 3 तरह का कार्य करना पड़ता है। पहला कार्य क्या होता है? नया बीमा करना। देखिए, आप चाहे किसी भी मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिए, आपका जो विकास अधिकारी है, या अगर आप CLI अभिकर्ता से जुड़े हुए हैं, या आप कहीं भी चले जाएं LIC के बिजनेस में, तो हर व्यक्ति आपको इस चीज के लिए जरूर प्रोत्साहित करता है कि आपको अपना नया व्यवसाय बहुत बेहतर करना ही करना है। और यह बिल्कुल सत्य है। जब तक आप अपने नए व्यवसाय को फोकस नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इसके साथ ही दूसरा कार्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है LIC अभिकर्ता के लिए, और वह यह होता है कि वह पॉलिसी सर्विसिंग को ध्यान से करे। यानी एक कार्य तो हो गया नया व्यवसाय का, दूसरा कार्य हो गया पॉलिसी सर्विसिंग का। यह भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। अच्छा, कमाल की बात क्या है, मैं फील्ड के अनुभव को मैं बता रहा हूँ। जो लोगों से हमारी बातचीत होती है, उस बातचीत को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे अभिकर्ता अपने समय का एक बहुत बड़ा हिस्सा पॉलिसी सर्विसिंग के लिए देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पॉलिसी सर्विसिंग में तमाम तरह की परेशानी रहती है। जैसे किसी का SB पेमेंट होने वाला है, उसका SB पेमेंट नहीं हुआ है, पॉलिसी की मैच्योरिटी आने वाली है, वो ग्राहक से डॉक्यूमेंट ही नहीं जमा कराया, नेफ्ट ही नहीं हुआ है। तमाम तरह की प्रॉब्लम एक अभिकर्ता झेलता रहता है। जबकि सत्यता क्या होती है कि वह अभिकर्ता सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी सर्विसिंग का काम करता रहता है। दिन भर में 2 या 3 लोगों से मिला और बीमा पॉलिसी बताया, और उसके बाद दिन भर पॉलिसी सर्विसिंग कर रहा है। उसके बाद भी, उसके बावजूद भी किसी ग्राहक का पॉलिसी, मतलब उसने नया बीमा किया हुआ था लेकिन उसका पॉलिसी बॉन्ड ही ग्राहक के यहाँ नहीं पहुंचा है। कई रसीद है जो उसके जेबा में पड़ी हुई है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये पॉलिसी सर्विसिंग में आती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह दूसरा कार्य होता है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है और वह होता है दस्तावेजों का आदान प्रदान करना। जैसे पॉलिसी की रसीद हो गई, पॉलिसी बॉन्ड हो गया, तमाम चीजें जो हैं जो दस्तावेज की लेन देन करनी होती है। आपने ग्राहक से किसी दस्तावेज को लिया तो उसको ब्रांच में पहुंचाया, ब्रांच से कोई दस्तावेज लिया तो उसको आप ग्राहक तक पहुंचाए। तो यह 3 तरह का मूलभूत कार्य आपको अपनी एजेंसी के अंदर करना पड़ता है। आइए इसको थोड़ा सा हम विस्तार से समझते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर आप अपनी रणनीति तय कर सकते हैं और इसी आधार पर आप सफल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि LIC में 9 व्यवसाय क्या है। तो जीवन बीमा के व्यवसाय में यदि आप सफलता की उम्मीद रखते हैं, आप चाहते हैं कि आप एक सफल अभिकर्ता बने, आप भी MDRT, COT और TOT की श्रेणी में जाएं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको 9 व्यवसाय यानी अपने न्यू बिजनेस की ओर फोकस करना पड़ेगा। अब न्यू बिजनेस को करने के लिए कई तरह के चरण होते हैं और हर चरण पर आपको बखूबी काम करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। देखिए, यदि आप अपनी LIC की एजेंसी में सफल होना चाहते हैं, यदि आप जीवन बीमा की एजेंसी में सफल होना चाहते हैं, तो आपको अपने कार्य की जो समय सीमा है इसको 2 भागों में बांटना चाहिए। पहला भाग जो होता है उसमें लगभग 70% का जो टाइम है उसको आप अपने 9 व्यवसाय पर दीजिए, और 20 से 30% का जो समय होता है उसको आप लगाइए
पॉलिसी सर्विसिंग के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप घर से निकले कि हम काम करने के लिए निकले हैं और आप किसी चाय पान की दुकान पर बैठकर और गपशप के अंदर आप गायब हैं, तो वह आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, फिर वह बिजनेस से बाहर जो भी चीज कर रहे हो वह बिजनेस से बाहर कर रहे हैं। तो जीवन बीमा के व्यवसाय में नया व्यवसाय करने के लिए कौन कौन से चरण होते हैं, मतलब नया व्यवसाय की श्रेणी में कौन कौन से चरण आते हैं, आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले समाज के सही लोगों का चयन करना। अब आपको ये देखना होगा कि आप भाई बीमा कर कहाँ रहे हैं, आपको किसका बीमा करना है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा बीमा करने जा रहे हैं जिसके पास की प्रीमियम जमा करने की क्षमता ही नहीं है। आप उसका बीमा कर देंगे, 2 गो प्रीमियम जमा कर देगा, 3 गो जमा कर देगा, उसके बाद पॉलिसी की प्रीमियम जमा नहीं कर पाएगा, तो आपका पेट्रोल नुकसान होगा, क्योंकि आपके मन में ये लालच होगी कि भाई हम चलें कैसे भी करके उसकी पॉलिसी चालू करा दें, क्योंकि वो नहीं चालू करेगा तो पॉलिसी लैप्स होगी और हम क्लब मेंबर नहीं बन पाएंगे। आप उसको फोन करेंगे तो आपका समय भी नुकसान, आपका पेट्रोल भी नुकसान, और बिना मतलब की एक टेंशन लेकर आप घूमेंगे। तो आपको सही लोगों का चयन करना है बीमा करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप बीमा कर दिए, कल की डेट में वो पॉलिसी लैप्स हो गई तो जो ग्राहक पैसा जमा किया है वो भी डूब गया। अच्छा, इसका सबसे बड़ा नुकसान यह भी होगा कि अगर ग्राहक का पैसा डूब गया है तो ठीक है, वो नियम के तहत आप सही हैं कि भाई आप जमा नहीं करोगे पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन जिसका पैसा डूबा होगा क्या वह आपको अच्छा मानेगा, क्या वह LIC को अच्छा मानेगा, क्या वह आपकी बड़ाई करेगा, नहीं करेगा। तो यह तय आपको करना है कि आप सही लोगों का चयन करें, सही लोगों को बीमा पॉलिसी दें। अच्छा, जब सही लोगों का चयन करने की बात आती है तो आपको यह भी ध्यान देना होगा कि ऐसा न हो कि आप किसी ऐसे व्यक्ति का बीमा कर दें जो कि मेडिकली अनफिट हो। कल की डेट में अगर उसके साथ कोई क्लेम हो जाए, कोई कैजुअलिटी हो जाए, तो आप उसको बीमे का क्लेम ही न दिला पाएं। तो सबसे पहले आपको सही लोगों का चयन करना होगा। इसके बाद लोगों की जरूरतों को समझना और उनके बीमा हितों का आकलन करना। अब जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो 5 लाख का बीमा करा सकता है और आप उसको 25 लाख की पॉलिसी बता रहे हैं, तो अगर आप उसको 25 लाख की पॉलिसी बताएंगे तो कैन बी पॉसिबल कि वो बीमा न करा पाए। हालांकि ये सेलिंग की एक टिप्स होती है कि आप 25 लाख का बीमा आप बताते हैं, लेकिन आपको टारगेट होता है कि मैं 5 लाख का बीमा कर देता हूं। लेकिन यदि आप किसी को उसकी जरूरत से ज्यादा मोटिवेट करके और आप उसका जितनी उसकी क्षमता है उससे ज्यादा का बीमा अगर आप उसको बेच देते हैं, वो पॉलिसी भी नहीं चल पाएगी, तो वह भी एक दिक्कत का कारण है। अब जब आप एक ग्राहक की जरूरतों को समझ लेते हैं, उसके बीमा हित का आकलन कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपको जीवन बीमा के महत्व को अपने ग्राहक को बताना होता है। इसके बाद जो आपकी योजनाएं हैं, LIC की जो पॉलिसियां हैं, चाहे वो मनी बैक पॉलिसी हो, चाहे जीवन लक्ष्य हो, जीवन लाभ हो, जो भी पॉलिसी आपको पसंद आती है, जो ग्राहक के लिए फिट दिखाई देती है, आप अपनी उस पॉलिसी की जो डिटेल है आप ग्राहक को समझाते हैं। इसके बाद नए व्यवसाय का अगला चरण आता है कि ग्राहक अगर बीमा पॉलिसी लेने से मना करता है तो वह बीमा पॉलिसी लेने से क्यों मना कर रहा है, सबसे पहले आपको यह समझना होगा और आपको कोशिश यह करनी होगी कि जो उसकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को समझते हुए उसका सही उत्तर देना, ताकि वह जो ग्राहक है वह आपसे पॉलिसी खरीद ले। अगर वह पॉलिसी खरीदने को तैयार हो जाता है तो फिर आपको जो प्रपोजल फॉर्म है इसको कंप्लीट करना होगा। फिर जो आप नई पॉलिसी बेच रहे हैं उसकी प्रीमियम का संकलन करना होगा, ग्राहक से वो पैसे लेने होंगे। फिर उस पॉलिसी का रजिस्ट्रेशन कराना, उसका मेडिकल कराना, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना, और आखिरी कार्य होता है कि जो पॉलिसी है उसका पॉलिसी नंबर अलॉट करा देना। तो ये जो इतने कार्य होते हैं ये नए व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं। अब यह जितने भी कार्य हैं यहाँ पर तो मैं बोलने के लिए आपको बोल दिया कि भाई आपको क्या है, नए लोगों का, सही लोगों का चयन कीजिए, और मैं जितने भी चीजें मैंने बताई है तो मैंने बता दी, लेकिन हर स्टेप पर आपको सीखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। नए लोगों से मिलना है तो हम कैसे मिलें, हमारी जो प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट है वो कैसे बढ़े, यानी जो लोगों की लिस्ट है, सही लोगों की जो लिस्ट है वो कैसे बढ़े, ये जानना पड़ेगा। लोग ऑब्जेक्शन अगर उठाते हैं तो उस ऑब्जेक्शन का सामना हम कैसे करें ये आपको जानना होगा, ये समझना होगा, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आप किसी को नए बीमे की पॉलिसी नहीं समझा सकते हैं, या उसके द्वारा अगर कोई आपत्ति उठाई जाती है तो आप उस आपत्ति का सामना नहीं कर सकते। पॉलिसी की क्लोजिंग कैसे करें, यानी कि प्रीमियम का संग्रह कैसे करें, इन तरीकों को जानना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक रणनीति बनानी है, यानी कि हमको ये जो चीजें सीखना है, सीखने के लिए हम समय कैसे निकालें और हम कहाँ से सीख सकते हैं, हमें कौन सिखा सकता है। बहरहाल चलिए, ये एक अलग विषय है, हम इसको किसी और वीडियोस में कवर करेंगे। हालांकि और भी पुरानी जो वीडियो पड़ी हुई है उसमें सारी जानकारी दी हुई है, तो आप चाहें तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियो को देखकर
आप जानकारी इस तरह की ले सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि LIC की पॉलिसी सर्विसिंग क्या है। देखिए, हमको यह भी काम तो करना है ना, तो जब हम जानेंगे कि हमें यह काम करना है तो इसमें क्या क्या करना है, तभी तो हम उसके लिए रणनीति बनाएंगे ना। आइए हम समझते हैं। तो देखिए, जब आप बीमा की पॉलिसी को बेच देते हैं, बीमा की पॉलिसी बिक गई, पॉलिसी नंबर अलॉट हो गया, वहां से नए व्यवसाय का काम खत्म हो गया। अब नए व्यवसाय से अब आ जाता है पॉलिसी सर्विसिंग, यानी कि LIC ने पॉलिसी बॉन्ड इशू कर दिया या PR इशू हो गई। तो इशू होने के बाद और जब तक पॉलिसी का आखिरी पेमेंट नहीं हो जाता, आखिरी पेमेंट से क्या मतलब है? आखिरी पेमेंट से ये मतलब है कि जैसे पॉलिसी की मैच्योरिटी हो गई तो उसके बाद ग्राहक का जो संपर्क है उस पॉलिसी के थ्रू LIC से और आपसे कट जाएगा, तो वह अंतिम भुगतान हो गया। दूसरा अंतिम भुगतान क्या हो सकता है? पॉलिसी अवधि के दौरान अगर ग्राहक की डेथ हो गई तो वह पॉलिसी के लिए अंतिम भुगतान हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद भी LIC का और पॉलिसी धारक का या फिर पॉलिसी धारक का आपका इस पॉलिसी के एवज में संपर्क टूट जाएगा। तीसरा अंतिम भुगतान क्या हो सकता है? तीसरा अंतिम भुगतान यह हो सकता है कि अगर ग्राहक अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा देता है, तो इन तीनों ही परिवेशों को ही अंतिम भुगतान कहा जा रहा है या आखिरी भुगतान कहा जा रहा है। तो पॉलिसी इशू होने के बाद और आखिरी भुगतान के बीच में एजेंट के द्वारा बार बार जो कोशिश की जाती है, अब वह कोशिश क्या हो सकती है कि ग्राहक अपनी प्रीमियम जमा करे, ग्राहक के पॉलिसी में अगर कोई किसी भी तरह का काम आ जाता है तो वह काम कंप्लीट हो जाए। तो यह सारी चीजें पॉलिसी सर्विसिंग के अंतर्गत आती हैं। उसको विभिन्न तरह की LIC की सूचना देना, दूसरे पॉलिसियों के लिए जो आपके पुराने ग्राहक हैं उनको किसी भी तरह की जानकारी प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें पॉलिसी सर्विसिंग के अंतर्गत ही आती हैं। पॉलिसी सर्विसिंग के अंतर्गत ये भी आता है कि आप ग्राहक के पास जाते हैं और उससे कोशिश करते हैं कि कोई दूसरा ग्राहक मिल जाए। तो ठीक है, वो नए ग्राहक के लिए आप नव व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन जो अपने पुराने ग्राहक से आप कोशिश कर रहे हैं यह आपके पॉलिसी सर्विसिंग का हिस्सा ही है। तो आइए अब समझते हैं कि जीवन बीमा के व्यवसाय में पॉलिसी सर्विसिंग के लिए एजेंट को कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चीज क्या है? सबसे पहला चीज होता है प्रीमियम से संबंधित जानकारी देना और पॉलिसी धारक को प्रीमियम जमा कराने में मदद करना। अब यदि देखिए, बिल्कुल अगर नियम की बात करें तो LIC रेनुअल प्रीमियम कलेक्शन करने का अधिकार नहीं देती है, लेकिन ग्राहक की सुविधा के लिए बहुत सारे एजेंट अपने ग्राहक का प्रीमियम कलेक्शन करते हैं और उसको LIC में जमा करते हैं। तो ये सारी चीजें पॉलिसी सर्विसिंग के अंतर्गत ही आती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि पॉलिसी के प्रीमियम की जानकारी समय समय पर ग्राहक को देते रहना, ताकि वह अपनी प्रीमियम का कलेक्शन प्रीमियम ड्यू से पहले कर ले। यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद यदि ग्राहक की पॉलिसी लैप्स हो गई तो उसकी पॉलिसी को रिवाइव करने के लिए ग्राहक का सपोर्ट करना यह दूसरा कार्य होता है। यदि ग्राहक को कभी उसके पॉलिसी से संबंधित किसी तरह की जानकारी अगर चाहिए तो उसको पॉलिसी का स्टेटस प्रोवाइड करना यह भी एजेंट का काम होता है और यह भी पॉलिसी सर्विसिंग के अंतर्गत ही आता है। यदि ग्राहक को कभी पॉलिसी से लोन की आवश्यकता पड़ गई और उसकी पॉलिसी लोन की जो शर्तें हैं उसको फुलफिल करती है, तो फिर लोन दिलाने में ग्राहक की मदद करना यह भी अभिकर्ता का कार्य होता है और यह भी पॉलिसी सर्विसिंग के अंतर्गत ही आता है। अब यदि ग्राहक ने अपने पॉलिसी से लोन लिया हुआ है तो उसके लोन को जमा कराने के लिए ग्राहक को याद दिलाते रहना, उसकी मदद करना, यह कार्य भी एजेंट का होता है और यह भी पॉलिसी सर्विसिंग के अंतर्गत ही आता है। अच्छा देखिए, होता क्या है, अभी मार्च का महीना बीता है तो यकीनन आपने भी अपने बहुत सारे ग्राहकों को पॉलिसी का स्टेटमेंट दिया होगा। पॉलिसी के स्टेटमेंट से क्या मतलब है कि ग्राहक ने साल भर तक जो प्रीमियम जमा की हुई है उसका एक रिकॉर्ड आप ग्राहक को दे दें, ताकि वह अपना ITR, अगर वह आपका ग्राहक ITR फाइल करता है तो ITR को फाइल करे और उसको इनकम टैक्स में लाभ मिल सके। तो यह जो कार्य होता है यह भी पॉलिसी सर्विसिंग का ही हिस्सा होता है। यदि आपने अपने ग्राहक की पॉलिसी सहभागिता हित लाभ वाली कोई पॉलिसी अगर आपने ग्राहक को बेची है और उसके SB पेमेंट का ड्यू आ गया है तो आपको ग्राहक को सूचना करना चाहिए और उसके बाद उसके SB का पेमेंट कराने के लिए ग्राहक का सपोर्ट करना, यह भी कार्य पॉलिसी सर्विसिंग के अंतर्गत ही आता है। यदि पॉलिसी मैच्योर हो गई है तो मैच्योरिटी का भुगतान दिलाना, या फिर अगर ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो जो उसका नामनी है उसको मृत्यु दावे के भुगतान दिलाने के लिए उसकी मदद करना, यह भी पॉलिसी सर्विसिंग का ही हिस्सा होता है। यदि ग्राहक अपने पुराने पते से हट जाता है, किसी दूसरी जगह चला जाता है तो उसके पॉलिसी में पता परिवर्तन कराना, या फिर यदि पॉलिसी धारक अपने नामनी को चेंज करना चाहता है तो उसको चेंज करने में ग्राहक की मदद करना, यह भी पॉलिसी सर्विसिंग का हिस्सा है। यदि पॉलिसी के दस्तावेज में किसी भी तरह की कोई गलती हो गई है
तो उसको सुधार कराने के कार्य को भी पॉलिसी सर्विसिंग के अंतर्गत ही रखा जाता है। अब देखिए होता क्या है कि अधिकतम एजेंट पॉलिसी कर देने के बाद अपने जो ग्राहक हैं उनको भूल जाते हैं, उनसे फिर नए बीमे का बात ही नहीं करते। यह बहुत गलत बात है। समय समय पर आपको अपना जो ग्राहक है उसकी आर्थिक स्थिति का एक आकलन करते रहना चाहिए और उसकी जरूरतों का भी आकलन करते रहना चाहिए। जैसे में मान लीजिए कि आपका जो ग्राहक है उसके घर में एक नया बच्चा आ गया है, तो भाई उसकी एक नई नीड क्रिएट हो गई ना, तो आपको उसके लिए एक अच्छी सी पॉलिसी समझानी चाहिए और यह भी पॉलिसी सर्विसिंग का ही हिस्सा होता है। और जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया, पॉलिसी सर्विसिंग की जब जानकारी दे रहे थे तो उसी समय मैंने आपको बताया कि आपको अपने ग्राहक से यह कोशिश करनी चाहिए कि वह 2 लोग 4 लोगों का या अपने परिवार के दूसरे सदस्यों का बीमा करा दे। इसका प्रयास करना भी पॉलिसी सर्विसिंग के अंतर्गत ही आता है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बारी आती है और वह होता है LIC के दस्तावेजों का आदान प्रदान करना। इससे क्या मतलब है? देखिए होता क्या है कि LIC के व्यवसाय को करते समय कभी आपको अपने ग्राहक से उसका आय प्रमाण पत्र मांगना होता होगा, कभी आप उससे उसका पहचान पत्र, कभी आप उसका रेसिडेंटल प्रूफ, इस तरह के दस्तावेज आप ग्राहक से लेते रहते हैं ना। उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आप मांगते हैं, ये सारी चीजें आप LIC में पहुंचाते हैं। LIC से आप कभी पॉलिसी बॉन्ड हो गया, उसकी रसीद हो गई या जो दूसरे दस्तावेज हैं आप वहां से उसको रिसीव करते हैं और ग्राहक को देते हैं। तो यह जो दस्तावेजों की लेन देन है, यह कार्य भी LIC एजेंट का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि सिर्फ पॉलिसी दस्तावेजों की देन लेन में थोड़ी सी असावधानी बरतने के कारण ग्राहक और एजेंट के बीच के जो रिश्ते होते हैं वो एकदम खराब हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ग्राहक नाराज होकर अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा देता है, अपनी पॉलिसी जमा ही नहीं करता है। तो इसके लिए भी आपको कार्य करना होगा। अब इसके लिए क्या काम कर सकते हैं आपको एक डायरी या एक ऐसी कॉपी आपको मेंटेन करनी चाहिए कि आप जो भी, जैसे आपने ग्राहक से सपोज दैट कि उसका आधार कार्ड लिया या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आपने ले लिया है, तो आप उसकी डिटेल नोट कीजिए और ग्राहक से साइन करा लीजिए कि भाई देखो इस डेट में मैं आपका डॉक्यूमेंट लिया हूँ। और जब आप ग्राहक को वह दस्तावेज देने जाते हैं तो फिर वहां से आप उससे रिसीविंग करा लीजिए कि भाई देखिए मैंने आपको ये दस्तावेज दे दिया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने ग्राहक को उसके दस्तावेज दे चुके होते हैं लेकिन उसके दिमाग में यह बात नहीं होती है और वह बार बार आपको जो है परेशान करता है। आप बोलते हैं कि भाई मैं दे दिया हूं तो मैं कहां से दूं दोबारा। ऐसा कई बार मेरे साथ खुद हो चुका है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि दस्तावेजों के आदान प्रदान के महत्व को समझिए और इसके लिए एक रणनीति बनाकर काम कीजिए। तो दोस्तों देखिए, मेरी इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मूल उद्देश्य सिर्फ यह था कि नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है, तो यह जितने भी स्टेप मैंने बताए हैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको हर स्टेप पर काम करना पड़ेगा, नहीं, लेकिन इन सभी स्टेपों पर आपको काम करना ही करना है। तो इसके लिए आप बेहतर रणनीति बनाइए और हम हमारे चैनल के माध्यम से अभी तो फिलहाल देखिए पॉलिसी सर्विसिंग की तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारी जानकारियां आपको दी जा रही हैं और मुझे लगता है कि इसका आपको बेहतर लाभ भी हो रहा होगा। तो जरूरी है कि आप आज बैठें, कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा बैठिए और नए साल के लिए आप इन चीज़ों को सामने रखकर और अपने पॉलिसी धारकों के लिस्ट को सामने रखकर आप आकलन कीजिए। आप यह आकलन कीजिए कि आपकी कितनी पॉलिसियां लैप्स पड़ी हुई हैं, कितनी ऐसी पॉलिसियां हैं जिसकी आउटस्टैंडिंग प्रीमियम है, यानी कि ड्यू फेल जा रही है लेकिन लैप्स नहीं हुई है लेकिन ड्यू फेल हो गया है, कितनी ऐसी पॉलिसियां हैं जिसके दस्तावेज आपके पास हैं। तो इस तरह की एक रणनीति बनाइए और इस पर काम करना शुरू कीजिए। और यदि आप ये सोचेंगे कि चलो यार अभी तो क्या है, मार्च बीता है, थोड़ा सा आराम कर लें, तो दूसरे लोग बाजी मार ले जाएंगे और आप पीछे हो जाएंगे। तो मैं तो यह नहीं चाहता हूं कि आप पीछे हों। आप प्रयास शुरू कीजिए, मेरी कोशिशें आपके साथ हैं और यदि आपको कोई ऐसी चीज़ लगती है जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो आप ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी चीज़ें भी मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूं। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आखिरी बात मैं यह कहूंगा कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। और यदि LIC से संबंधित, LIC व्यवसाय से संबंधित जानकारियों से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारे चैनल रितेश LIC एडवाइजर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।